नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के ज़िला बाड़मेर से है। बाड़मेर ज़िले में एक बायतू नाम का गांव पड़ता है। उस गांव का रहने वाला होता है संदीप कुमार। संदीप कुमार पेशे से अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में एक टीचर होता है। संदीप कुमार अपने स्कूल के बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करता था। बच्चे बहुत खुश थे संदीप कुमार से। संदीप कुमार बड़ी मेहनत और लगन से बच्चों के साथ अपना पढ़ाने का जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छे शेड्यूल से तैयार कर रखा था। संदीप कुमार जो मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाते थे उससे बच्चे खुश थे और बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आते थे, जिससे स्कूल के संस्था प्रभारी भी बहुत ही खुश थे। संदीप कुमार का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसके परिवार में उसकी एक धर्मपत्नी होती है जिसका नाम संजू देवी होता है। संजू देवी चरित्र से कुछ ठीक ठाक नहीं होती है। उसके एक 18 साल का बेटा होता है जो बाड़मेर के एक निजी संस्था में एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया करता था। संदीप कुमार एक दिन सुबह 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए खाना तैयार कर दो, मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है। तब उसकी पत्नी संजू देवी कहती है कि चलो मैं आपके लिए खाना तैयार कर देती हूँ। फिर संदीप कुमार खाना खा के अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। इसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी पड़ोसन चंचल देवी संजू देवी के दरवाजे पर दस्तक देती है और आती है। संजू देवी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने उसकी पड़ोसन चंचल देवी खड़ी होती है। चंचल देवी भी चरित्र से कुछ ठीक ठाक नहीं होती है, क्योंकि वह गैर मर्दों के साथ रातें रंगीन किया करती थी और बदले में उनसे पैसे भी लिया करती थी। और ऐसे ही ये चंचल देवी अब संजू देवी के घर के अंदर आ जाती है। संजू देवी और चंचल देवी दोनों बैठ के बातें करती हैं। फिर चंचल देवी कहती है कि संजू, तुम्हारा पति ड्यूटी पे गया क्या? मेरे को अपने फ़ोन में रिचार्ज कराना है। तब संजू देवी कहती है कि अभी ड्यूटी पे गए, शाम के समय आएंगे 3 बजे के आसपास। तब चंचल देवी कहती है कि मुझे अभी एक अर्जेंट कॉल करना है, मुझे अभी अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाना है। तब संजू देवी कहती है कि पास में एक मोबाइल शॉप की दुकान है, आप वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। फिर कुछ देर दोनों बातें करती हैं। इसके बाद चंचल देवी संजू देवी के घर से बाहर निकलती है और सीधे मोबाइल शॉप की दुकान पे चली जाती है। मोबाइल शॉप की दुकान का मालिक राकेश कुमार मोबाइल शॉप पे बैठा होता है। राकेश कुमार भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गैर औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। वह जैसे ही चंचल देवी को देखता है तो वह ऊपर से नीचे तक उसको देखता ही रहता है, बार बार उसको निहारता ही रहता है। फिर चंचल देवी राकेश कुमार को कहती है कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज कर दो, मुझे अभी एक अर्जेंट कॉल करना है। तब राकेश कुमार कहता है कि चलो भाभी, अपना मोबाइल नंबर मेरे को दे दो। फिर राकेश कुमार चंचल देवी के फ़ोन में रिचार्ज कर देता है और इसके बाद चंचल देवी जैसे ही रिचार्ज के पैसे देने लगती है तब राकेश कुमार मना कर देता है, कहता है कि भाभी, आप आज रात मेरा बिस्तर गर्म कर देना। इसके बाद चंचल देवी भी कुछ ऐसी महिला होती है, फिर वह मुस्कुराती है और पैसे वापस रख लेती है और सीधा अपने घर आ जाती है। अब तकरीबन शाम के 8 बजे का टाइम होता है। चंचल देवी राकेश कुमार के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि रास्ता साफ पड़ा है, तुम सीधे मेरे घर पे आ जाओ, सीधे मेरे घर पे आ जाओ। फिर राकेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, सीधा चंचल देवी के घर पे आ जाता है और चंचल देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और चंचल देवी अपना घर का दरवाज़ा खोलती है और राकेश कुमार अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया जाता है और चंचल देवी राकेश कुमार का हाथ खींच के अपने बेडरूम में ले जाती है और दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। और दोनों तब तक गलत रिश्ते कायम करते हैं जब तक दोनों की ज़रूरतें व इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। दोनों गलत काम को काफ़ी देर तक अंजाम देते हैं, जिसके बाद दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम होता है। फिर राकेश कुमार कहता है कि अब मेरे को घर चलना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद
घर का दरवाज़ा खोलती चंचल देवी और राकेश कुमार सीधा करके बाहर आता है और अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। चंचल देवी बड़ी खुश रहती है अपने घर में। ऐसे ही उसकी मुलाकात संजू के साथ हो जाती है। संजू कहती है कि आज मेरा और मेरे पति संदीप का झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं अपने घर का कामकाज कर रही थी चंचल, तब मेरा मोबाइल फ़ोन पानी में गिर गया और मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया। इसके बाद मैंने अपने पति संदीप कुमार को नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद के ला के देने के लिए कहा। तब वह मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लग गए और कहने लगे कि पहला वाला मोबाइल तो संभाला नहीं जाता, नया मोबाइल अब और ला के दो तेरे को। फिर ऐसे बातों बातों में उनका झगड़ा हो गया। ये सब बातें संजू देवी अब अपनी सहेली चंचल देवी को बताती है। इसके बाद चंचल देवी संजू को कहती है कि मेरे जान पहचान का एक आदमी है जिसके पास में ही जो मोबाइल शॉप है, आप चाहो तो उससे नया मोबाइल फ़ोन ले सकती हो, आपको कम पैसे में दे देगा। परंतु संजू देवी के मन में लालच आ जाता है और कहती है कि मेरे को नया फ़ोन लेना है। इसके बाद चंचल देवी और संजू देवी दोनों राकेश की दुकान पर चली जाती हैं और चंचल देवी कहती है कि जो आपके दुकान से मेरे को, ये जो मेरी दोस्त संजू देवी है, इसको नया मोबाइल फ़ोन लेना है। तब राकेश कुमार संजू देवी को देख के उसकी नीयत में कमी आ जाती है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसको अब चंचल देवी से नहीं संजू देवी से अपना समय बिताना होता है और सोचता है कि इस महिला को कैसे भी करके हासिल किया जाए। तब संजू देवी को ऊपर से नीचे तक निहारता रहता है और कहता है कि बोलो भाभी जी, आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए। तब संजू देवी कहती है कि मुझे नया स्मार्टफ़ोन चाहिए। फिर राकेश कुमार कहता है कि भाभी, आपको नया स्मार्टफ़ोन मिल जाएगा। फिर संजू देवी कहती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं फ़ोन के। तब राकेश कुमार मुस्कुराता है और संजू देवी की तरफ कहता है कि आज रात तुम मेरा बिस्तर गर्म कर देना और फिर मैं तुम्हें नया स्मार्टफ़ोन दे दूँगा। इसके बाद संजू देवी कहती है कि मेरा पति अभी इस घर पे रहता है, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। फिर कहता है कि चंचल देवी का पति घर से बाहर रहता है, आप दिन में उसके घर पे आ जाना। तब संजू देवी अगले दिन जैसे तैसे करके घर का काम निपटा के चंचल देवी के घर पे आ जाती है और चंचल देवी के घर पे आने के बाद वह राकेश को फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि रास्ता साफ़ है, आप चंचल देवी के घर पे आ जाओ। इसके बाद संजू देवी और राकेश दोनों मिल के चंचल देवी के घर पे गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। परंतु उससे पहले संजू देवी कहती है कि मेरे को नया स्मार्टफ़ोन ला के दिया या नहीं। फिर राकेश कुमार अपनी जेब से नया स्मार्टफ़ोन निकालता है और संजू देवी के सामने रख देता है। इसके बाद संजू देवी बड़ी खुश हो जाती है, परंतु वह स्मार्टफ़ोन ऐसा होता है कि वह घर में बहुत भयानक कांड करने वाला होता है। स्मार्टफ़ोन लेकर संजू देवी बड़ी खुश हो जाती है और दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। काफ़ी समय तक दोनों गलत रिश्तों को अंजाम देते हैं। लास्ट में दोनों की जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसके बाद संजू देवी अपने घर आ जाती है और राकेश कुमार अपनी शॉप पे चला जाता है। जाने के बाद संजू देवी घर पे पहुंच जाती है और देखती है स्मार्टफ़ोन बहुत ही अच्छा है और वह स्मार्टफ़ोन पाकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि अब मेरे को अपने पति संदीप कुमार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मेरे को नया मोबाइल फ़ोन चाहिए था, वो मेरे को मिल ही गया, क्योंकि अब संजू देवी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। इस बात के बारे में संदीप कुमार को बिल्कुल भी भनक नहीं होती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर संदीप कुमार को इन सब बातों का पता चल जाएगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी।
ही और गांव में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। वह ऐसे ही कभी कभार कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह राकेश कुमार के साथ रातें रंगीन कर लिया करती थी और उससे वह चीज़ हासिल कर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 30 जून 2026 की। उनका बेटा मयंक उस दिन हॉस्टल से घर पे आया हुआ था। शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। मयंक और उसके पिताजी संदीप कुमार घर पे बैठ के खाना पीना खा रहे होते हैं। तब उसी समय चंचल देवी का न्यू स्मार्टफोन ज़ोर से घंटी बजती है। तब संदीप कुमार अचानक से चौंक जाता है कि ये घंटी कौन से फ़ोन की है। इसके बाद संजू देवी बहाना बनाती है कि ये फ़ोन मेरी अपनी पड़ोसन चंचल देवी का है। वो आज अपने घर पे आई थी और अपना फ़ोन यहीं भूल गई। ऐसे करके ये संजू देवी अपने पति के सामने बहाना बना देती है। उस दिन तो वह बच जाती है, परंतु 2 दिन बाद फिर संजू देवी अपने फ़ोन को साइलेंट करना भूल जाती है और फिर वह फ़ोन की घंटी ज़ोर से बजती है। तब उसके पति संदीप कुमार को शक हो जाता है और कहता है कि ये फ़ोन चंचल देवी का हो ही नहीं सकता। ये फ़ोन तुम्हारे पास है, तुम्हारा फ़ोन है, कहाँ से लेके आई हो, बहुत महंगा फ़ोन है। फिर जो वो संदीप कुमार होता है वह फ़ोन को उठाता है और चेक करता है तो देखता है कि सामने से ये मोबाइल शॉप वाले राकेश कुमार का फ़ोन आया हुआ होता है। जैसे ही फ़ोन उठा के वह बात करता है तो राकेश कुमार रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन को कट कर देता है और इधर संजू देवी के पसीने छूटने लगते हैं। वह सोचती है कि अब तो कैसे भी करके भांडा फूटने वाला है, परंतु जो संदीप कुमार होता है वो कहता है कि ये फ़ोन आज मेरे को चाहिए। तब रात को वह फ़ोन अपने पास लेके सो जाता है और देखता है कि तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास राकेश कुमार का फिर से फ़ोन कॉल आ जाता है। फिर फ़ोन आने के बाद वह फिर से संदीप कुमार फ़ोन कॉल उठाता है तो राकेश कुमार रॉन्ग नंबर कह के फिर कट देता है। संदीप कुमार को फिर और ज़्यादा शक हो जाता है। कहता है कि एक ही नंबर से बार बार कॉल आता है और कहता है कि रॉन्ग नंबर है। फिर संदीप कुमार उन नंबरों की तहकीकात करता है और देखता है कि पास ही मोबाइल शॉप वाले राकेश कुमार के फ़ोन नंबर हैं। तब वह राकेश कुमार के पास जाता है और कहता है कि तुम उस फ़ोन के ऊपर फ़ोन करते हो जो मेरी पत्नी के पास फ़ोन है। तब राकेश कुमार के पसीने छूटने लग जाते हैं और सारी सच्चाई राकेश कुमार संदीप कुमार के सामने रख देता है। कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ कई रातें रंगीन की हैं और बदले में मैंने उसको वो स्मार्टफोन दिया है। तब ये बातें सुन के संदीप कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और गुस्सा इतना भयंकर होता है कि अपने घर पे वापस आता है और घर में इधर उधर देखता है तो एक कोने में डंडा पड़ा दिखाई देता है और डंडे को उठाता है और अपनी पत्नी के सर पे 2-3 वार करता है और उसकी पत्नी संजू देवी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद संदीप कुमार होता है उस फ़ोन को ज़मीन पर फटक के तोड़ देता है और फिर संदीप कुमार अपने बेटे मयंक को लेके अपने बड़े भाई रमेश के घर चला जाता है और रमेश को अपनी पूरी बात बता देता है। इसके बाद रमेश 1 घंटे बाद पास के ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करते हैं और संदीप कुमार के घर पे पुलिस आ जाती है और संजू देवी का शव अपने कब्जे में कर लेता है और जो राकेश कुमार है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इधर संदीप कुमार को भी पुलिस अपने अंडर में ले लेती है। यह बात तो भविष्य का ग्रह ही तय करेगा कि आगे चल के संदीप कुमार को वो जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे, परंतु जो संदीप कुमार है उसने अपनी पत्नी के साथ सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी के दिल को आहत करना।
बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है और हर एक मोड़ पे सावधान करना है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।